नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। एक चिंतन का समय है, एक मनन का समय है, एक चर्चा का समय है। अगर देखा जाए तो मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि भाषाई और सांस्कृतिक जो विविधता हमारी है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और साथ में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाए। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हजारों बोलियां हैं और सैकड़ों भाषाएं हैं। अनूठा देश है अपने में। और यदि बातचीत की जाए पूरे विश्व की तो एक चिंता की विषय लगातार बढ़ती जा रही है। विषय ये है कि इस समय विश्व में 6,999 भाषाएं थी जो अब घट करके 4,000 रह गई हैं। एक सर्वे बता रहा है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे जो महान साहित्यकार थे गिरिराज किशोर जी, वो कह रहे थे कि मलयालम तक पर संकट खड़ा हो गया है, ये भी विलुप्त हो जाएगी। और दूसरी अगर हम देखें तो भारत में 1635 भाषा मान्यता वाली हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप में तो 22 हैं, लेकिन मातृभाषा के रूप में 1635 और जो अन्य भाषाएं हैं उन्हें एक पहचान मातृभाषा के रूप में कहा जाता है और उनकी संख्या 234 है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज मातृभाषा दिवस मनाया क्यों जाता है। इसकी भी बड़ी दुखदाई और शहीद वाली कहानी है। 1947 में पाकिस्तान बना। 1948 में वहां की भाषा उर्दू हो गई। पाकिस्तान 2 भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम। जो पूर्वी पाकिस्तान है जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। जब उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया तो बांग्लादेश जो समय था पूर्वी पाकिस्तान, वहां के लोगों ने आवाज उठाई कि हमारी भी भाषा को मान्यता दीजिए, बराबरी का दर्जा दीजिए, ये हमारी मातृभाषा है। और उसके लिए वहां के छात्र और लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। ढाका विश्वविद्यालय में रैलियां होने लगी, जुलूस निकलने लगे, सभाएं होने लगी। पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन लोग नहीं माने। आखिर में 21 फरवरी 1952 को कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। कहा तो ये जा रहा है कि जो ये फायरिंग की गई उसमें तमाम लोग शहीद हुए, लेकिन 4 छात्रों का नाम प्रमुख रूप से आया कि वो शहीद हो गए। 1956 में बांग्ला को मातृभाषा का दर्जा दिया गया, इसमें भी 2 राय नहीं है। लेकिन 1999 में यूनेस्को ने भी इन शहीदों की याद में मातृभाषा दिवस मनाने का फैसला किया और उसका अपना वो एक उद्देश्य तय किया। हर बार एक थीम तय की जाती है और उस थीम में ये बताया जाता है कि साल भर हमको क्या करना है। जैसे इस बार की थीम है बहुभाषी शिक्षा और दूसरा है शिक्षा के बदलाव की आवश्यकता ताकि हमारी मातृभाषाएं जीवित रहें। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं होता है कि मातृभाषाओं के प्रति माताओं को जितना जागरूक रहना चाहिए, जितना समर्पण होना चाहिए, जितना त्याग होना चाहिए, जितना एक सीख देने की कला होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। आज हमारी मातृभाषा को मम्मी भाषा कहा जा रहा है। बहुत ही दुखदाई। खैर,
हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे में ऊर्जा है, हमारे में बहुभाषाविद की कला है और निश्चित रूप से भारत इस क्षेत्र में एक अतुलनीय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी ये मातृभाषा कैसे आगे बढ़े, क्या वास्तव में जो कागज में है, जो सरकारीकरण में है, वो ऐसा हो रहा है? इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु निगम, डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। रेणु दीक्षित, सॉरी, डॉक्टर रेणु दीक्षित जी, क्षमा करिएगा। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पधारी है और आप निश्चित रूप से अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल मुसद्दी, कवित्री है, जानी मानी शिक्षिका रही है, समाज सेविका है और बहुत समर्पित हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं जानी मानी स्कॉलर डॉक्टर माहे तिलक सिद्दीकी का, जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक सुखद बात यह है कि डॉक्टर माहे तिलक सिद्दीकी को आज यूके के हाई कमीशन में बुलाया गया था मातृ दिवस समारोह में, ये जो भाषा का है उसमें भाग लेने के लिए। लेकिन एक संयोग का ये कि उन्हें तो जेएमडी के इसमें बैठना था, तो वो वहाँ नहीं गई और आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूँ और सोचता हूँ कि शुरुआत वहीं से की जाए। डॉक्टर माहे, ये बताइए कि आज आपको निमंत्रण दिया गया था, किस भावनाओं को लेकर के, किन विचारों को लेकर के, किन योजनाओं को लेकर के आपने वहाँ पर जाने का मन बनाया? हालांकि संयोग से नहीं जा पाई, ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? सबसे पहले तो बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कमल मुसद्दी मैम, डॉक्टर रेणु दीक्षित मैम मौजूद हैं। मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है, तो मतलब मुख्तलिफ दुनिया के हर कंट्री में मनाया जा रहा है। लंदन के हाई कमीशन में आज मातृभाषा दिवस बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा था, तो मैं वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के कोर्स के लिए अभी पिछले 2 महीने से लंदन में थी। तो वो कोर्स के माध्यम से मेरा जुड़ाव वहाँ की हिंदी अधिकारी डॉक्टर नंता साहा जी से हुआ, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ गई, जिसमें हाई कमीशन ऑफिस में नेहरू सेंटर में जो भी कार्यक्रम अब हो रहे थे हिंदी से रिलेटेड, उसमें मैं बुलाई जा रही थी। तो अभी मातृभाषा दिवस में भी मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन मैं बस मुझे आप जैसा कि आपने कहा कि जेएमडी में आना था और अपने देश में, अपने शहर में रहना था और यहाँ की अगुवाई करनी थी। तो यहाँ से बैठकर मैं वहाँ के कार्यक्रम का भी एक तरह से को देख पा रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ बड़ी विदुषी महिलाएं मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, और वहाँ का कार्यक्रम भी मैंने अभी चलते फिरते देखा है यहाँ आने से पहले। बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है और जिसके लिए हम सभी भारतीयों को अपने आप में गर्व महसूस करना चाहिए कि उस विदेशी सरजमीन पर, जिन्हें निकालने में हमको इतने साल लग गए, वहाँ पर हमने फिर से अपना जो है एक साम्राज्य स्थापित कर लिया है। ठीक बात, अच्छी बात। डॉक्टर कमल, जरा ये बताइए कि आपके हिसाब से मातृभाषा को समाज में, राष्ट्र में वो दर्जा मिल गया है और नहीं मिला है, या फिर और पीछे होता चला जा रहा? हमारी नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन आपसे कुछ छिपा नहीं है कि विद्यालयों में कैसे मातृभाषा की जगह पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही। क्या कहना है आपका? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं भी जेएमडी को बधाई दूंगी, जेएमडी न्यूज़ को, कि इस मामले में वो जागरूक है और शहर में एक संदेश जा रहा है। और दूसरा मैं बधाई दूंगी अपनी दोस्त और विदुषी इसको माहे तिलक को, और मेरे साथ रेणु दीक्षित जी हैं। तो मैं सबसे पहले तो माहे को इस बात के लिए बधाई दूंगी कि माहे अपनी मातृभाषा उर्दू से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अपने बच्चों से बात करती है जब,
या अपने जो सांस्कारिक जिंदगी को जो जीती है पारिवारिक, वो अपनी मातृभाषा में बात करती है, बावजूद उसके कि ये संस्कृत की टीचर है और हिंदी में इसने जो उर्दू में जो तर्जुमा किया है रामचरितमानस का, तो मैं बधाई देती हूँ। ऐसे लोगों की आज समाज में बहुत ज़रूरत है। अब रही बात मातृभाषा की, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या वो पीछे जा रही है, मातृभाषा चूंकि सीधे सीधे माँ से जुड़ी हुई है, माँ की जो भाषा है, माँ की भाषा यानी हमारी संवेदनाओं की भाषा, हमारे सुख दुख की भाषा, हमारे दर्द की भाषा, हमारी सांस्कृतिक औपचारिकताओं की भाषा, जब माएँ उससे पीछे हट रही हैं तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन को कभी भी दोष नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप देखें कि इस मामले में मैं महाराष्ट्र और बंगाल को बधाई दूंगी कि आज भी उनके वो कितनों के बीच में भी बैठे हों, कैसी भी कम्युनिटी में वो लोग बैठे हों, लेकिन जब वो किसी अपने से बात करते हैं जिसे उनकी भाषा आती है तो वो बंगला में ही बोलेंगे या मराठी में बोलेंगे। मेरी अपनी खुद की बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है चित्रा पटवर्धन, तो वो मैं देखती हूँ कि कोई भी बैठा हो, लेकिन वो जब अपने परिवार में बात करती है तो वो मराठी में ही बात करती है। तो आज जो एक फैशन के तहत स्त्रियों ने अंग्रेजी को या एक बड़ी स्टाइलिश इंग्लिश को, इस तरह की भाषा को अपना लिया और वो अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही हैं, तो मैं शासन को कैसे कह दूं? वो ये दिखावे की चीज़ नहीं है, ये हमारे संस्कारों से जुड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, जब कभी हम लोग प्रशासनिक तौर पर मातृभाषा की बात करते हैं तो लोग हिंदी पे आ जाते हैं कि हिंदी की दशा है या दुर्दशा है। ये चर्चा का ही विषय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा तीनों अलग मुद्दे हैं। और जहाँ तक डॉक्टर साहब एक जो मैं समझती हूँ कि मैंने सुना था कि भाषा का दर्जा उसी भाषा को दिया जाता है जिसकी अपनी लिपि होती है और जिसकी अपनी व्याकरण होती है। तो बोली के लिए बोली और भाषाओं के अंतर को भी लोगों को समझना होगा। तो अपनी जो बोली है, अपना जो स्टाइल है, अपना जो बच्चों को समझाने का तरीका है, मैं तो समझती हूँ उसकी प्रथम जिम्मेदारी माँ की है। मातृभाषा को अगर माएँ जिंदा रखेंगी, मेरी माँ भी हम राजस्थानी हैं तो मारवाड़ी में बात करती थी, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद से हम लोगों ने आपस में तो बात करना ही छोड़ दिया। मगर जब कभी भी हम अपने देश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो हमें अंदर से खुशी होती है जब लोग वहाँ पे उस तरह से बात करते, कोशिश करते हैं उसको हम भी अपनाएं, लेकिन हमें तकलीफ होती है। तो मातृभाषा का जो जुड़ाव होता है ना डॉक्टर साहब, वो हमें संवेदनात्मक तौर पर अमीर करता है, हमें धनी करता है कि हमारी भी कोई जड़ है, हम भी कहीं के हैं, ऐसे बाकी समझ में नहीं आता। तो मैं तो समझती हूँ कि मातृभाषा को यदि बचाना है तो स्त्रियों को सबसे ज्यादा जागरूक होना। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही, और ये बात बिल्कुल सही है। आज ही अपने कानपुर में कमिश्नर हैं कर्नाटक के, हमारे डीएम है तमिलनाडु और उधर केरला के, हमारे जो नगर आयुक्त हैं वो कर्नाटक में। उन्होंने बयान दे करके कहा कि हम हिंदी तो बोलते हैं यहाँ पर आकर के, अच्छी बोलते हैं, लेकिन जब अपने माता पिता भाई परिवार से बात करते हैं तो अपनी ही भाषा में बोलते हैं। मैंने कर्नाटक की भाषा और तमिलनाडु, और इन्होंने एक अच्छे संस्कार है। और कभी कभी हमने देखा कि जब कोई जो बंगाल के लोग हों या जैसा आपने मराठी के, जब वो बात करते हैं तो बड़ा गर्व का है, लेकिन हम जब आपस में बात करते हैं तो अंग्रेजी ज़्यादा बोलने लगते हैं। खैर रेणु जी, ये बताइए कि एक बात ये कहिए कि स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि स्त्रियां इसलिए जिम्मेदार हैं या फिर उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का करियर बनाना है? और आज इस बात का माहौल बन गया है कि जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए माताएं चिंतित होकर के अब वो दादी नहीं कहलाती हैं, बच्चों से ग्रैंड मदर कहलाती हैं, खाना नहीं फूड कहलाती हैं, कम हियर बोलती हैं। ये सारी बातें उत्पन्न हो गई हैं। क्या आप मानती हैं मजबूरी या फिर जो कमल जी कह रही हैं? सबसे पहले तो मैं भी जेएमडी चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कमल जी से और माहे तलत जी से मुलाकात मेरी हुई है और हम लोग एक साथ बैठे हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि दोनों ही विदुषी हैं और सुनती पढ़ती रहती हूँ, मिलती भी रहती हूँ।
तो जैसा कि अभी कमल मुसद्दी जी ने कहा कि एक महिला और खास तौर से माँ जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि प्रारंभ से जो संस्कार मिलते हैं बच्चे को वो माँ से ही मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति पर जो पाश्चात्य प्रभाव आ रहा है ये सब उसी का ज्यादा प्रभाव है। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि बच्चे हमारे भारत में पढ़ाई लिखाई करें, माता पिता का इतना ज्यादा सब पैसा लगा करके उनको तैयार किया जाए और फिर विदेशों में चले जाएं, वहीं बस जाते हैं, आना भी नहीं चाहते हैं, इतना उनको बाहर अच्छा लगने लगता है, सुविधा भोगी हो गए हैं। लेकिन घर में भी मैं ये समझती हूँ कि वास्तव में माँ की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। एक इसका कारण और भी है, कारण ये है कि मैं देख रही हूँ कि जैसे हम लोग के समय में क्या होता था कि हम लोग घर में ज्यादा समय दे पाते थे, अपने जो परिवारी जन थे उनके बीच में बैठते थे, कभी कजरी गाई जाती थी, कभी हम लोग भक्ति संगीत भजन गाते थे रात में, शाम को हमें याद है जब मेरी माँ जीवित थी, हालांकि वो भी हिंदी विषय से ही उन्होंने पढ़ाई करी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहाँ तक कि माता पिता में अगर नोकझोंक भी होती थी तो मैंने देखा कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही होती थी कि जैसे पिताजी अगर माताजी से कुछ नाराज हो जाते थे तो कहें कि जैसे घर का नाला भला बुरा बह जाए, क्या जैसे घर का नर्दवा, हाँ नर्दवा भला बुरा बह जाए, रहीम हर को घटियो जो गमार कही जाए, जो गमार कही जाए, और जैसे घर का नर्दवा भला बुरा बह जाए। हाँ, तो मैं तो उन मतलब कि संस्कारों में पैदा हुई हूँ और हम लोग बराबर मतलब अपने संस्कारों से संस्कृत से जुड़ते रहे हैं। लेकिन आजकल जो बच्चे मैंने देखा है कि उनके पास समय नहीं होता है सबके पास बैठने के लिए कि वो अपने रीति रिवाज और कुछ संस्कार जान पाए, तो सारी चीजें उनकी मुझे ओढ़ी हुई लगती हैं और कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि अपने मतलब कि और लोगों से जब मिलते हैं, अन्य परिवारों में जाते हैं तो कई बार दिखावे के लिए ये चीज हो जाती है, तो इसका भी है। और दूसरा वो लोग पढ़ाई 12th के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो अपने घर में जुड़ ही नहीं पाते हैं और अपने संस्कारों से पूर्णतः परिचित नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब यह है कि मुझे यही कुछ कारण दिखाई पड़ता है। डॉक्टर भाई, आपको क्या लगता है कि इन सब में बाजारवाद हावी है, कैरियर हावी हो गया है? हालांकि रेणु जी ने संस्कारों की बात की है कि हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, भाषा का संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तो बात वो की, और दूसरी बात कमल मुसद्दी, लेकिन आप भी ये क्या महसूस करती हैं कि कुछ ये आवश्यक हो गया है माताओं के लिए कि बच्चों को थोड़ा बहुत अंग्रेजी के संस्कार भी डालें, अंग्रेजी की भाषा भी सिखाएं? जी, कमल मैम ने और रेणु जी ने जो भी कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। हाँ, जो माताएं या जो घरों में, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त परिवार ही नहीं रह गए। एकल परिवार में बच्चा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो क्या देख रहा है, इसके बारे में भी माँ बाप उतना ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन जो माएं हैं वो इस समय अपने आप को कहीं ना कहीं कुंठित महसूस करती हैं कि अगर उनका बच्चा या बच्ची हिंदी मीडियम से पढ़ रहा होता है। बहुत अच्छी बात। तो वो जो कुंठा है, वो कुंठा हमको जबरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाल के इंग्लिश की तरफ खींच रही है और उस दबाव में कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चे भी उलझ जाते हैं। जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, हर बच्चे के अंदर वो इस बात करने का तौर तरीका नहीं होता है इंग्लिश मीडियम का, लेकिन चूंकि प्रतिस्पर्धा है, एक बाजारवाद हावी है और बहुत कुछ दिखावे का हो चुका है। मैंने लंदन में देखा, मेरा एक कार्यक्रम था, वहाँ के नेहरू सेंटर में मेरी राम कथा को उन्होंने फिर से लॉन्च किया। उस समय मैंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे आगे पंक्तियों में बैठे थे वो अपनी माँ को माँ कह के संबोधित कर रहे थे। और हमने हिंदुस्तान से जैसे कि अपनी मातृभाषा को उखाड़ फेंकने का जिम्मा ले लिया है। हम शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं कि अगर भीड़ में बच्चा आकर हिंदी में बात कर लेता है और सामने अगर कोई बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसी वक्त माँ जमीन में शर्म से गड़ जाती है। तो ये बाजारवाद हमारे ऊपर पूरी तौर पे हावी हो चुका है और जिसे हमें अपने परिवारों से ही निकालना होगा। एकल परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं है, तब भी हमें अपनी संस्कृति सभ्यता से बच्चों को जोड़े रखना चाहिए। अपनी जो किताबें हैं, जो हमारी
मजहबी किताबें हैं उनको घर में जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे उस न्यूज़ से जुड़े रहें। और साथ ही साथ जब बच्चे के अंदर अपनी भाषा के, अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव होगा, तभी वो देश से प्यार कर पाएगा। ठीक बात। डॉक्टर कमल, ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा होगी। ये सीधा सीधा कहा जा रहा, बल्कि इसकी वकालत भी की जा रही। आपको लगता है कुछ जो वर्तमान हालात हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, उसमें कहीं आपको ये लगता है कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में कोई कारगर कदम उठा पाएगी? देखिए, मातृभाषा में शिक्षा क्या का पूरा पैटर्न बदल देना ये तो संभव नहीं है अपने देश में, क्योंकि जहाँ पर कोस कोस पे बदले बानी वाला हिसाब है, पानी और बानी वाला, तो उसमें तो एक ही कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चे होंगे, आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। अब वो बात अलग है कि एक चॉइस तो रखी जा सकती है कि जो बच्चा आगे आकर के, कि जैसे कि वो उसको उसका भी ज्ञान दिया जा सके, वो मलयालम ले ले, वो बंगला ले ले, तो एक ऑप्शनल एक चॉइस होनी चाहिए उसके पास कि वो जिस भाषा में उसको उसका बेसिक नॉलेज है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि मातृभाषा बोलचाल में जितनी पवित्र और जितनी सार्थक होती है ना, केवल उसका ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें उसकी लिपि आती है कि नहीं, हमें उसको पढ़ना आता है कि नहीं। लेकिन मातृभाषा, अब जैसे हम लोग राजस्थान की मैंने बताया, तो हमारे जो 12 महीनों के त्योहार होते हैं वो पूरी किताब मारवाड़ी में ही है। तो जब घर में बहुएं उसका पाठ करती हैं तो या गनगौर पूछती हैं तो गोरे गनगौर माता खोल किवाड़ी, बाहर उभी रोवा पूजन वाली, तो एक जुड़ाव बना हुआ है, उसका भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है, वो अंदर से निकलते हैं वो शब्द उसी संवेदना के साथ। तो खाली शिक्षा दे देना, मातृभाषा को बचाया तो जा सकता है, उसका संज्ञान में लाया जा सकता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन जो उसका एक गौरव है, उसका जो एक भावनात्मक असर है, वो एक बंधन हो जाएगा बच्चों के ऊपर। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का जो डॉक्टर साहब एक समाज हमारा है ना, आज के समाज की एक सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ ये है कि हम जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं। दिखावे की जो प्रवृत्ति है ना, वो सबसे ज्यादा हमें दूसरी ओर मोड़ रही है। ठीक बात। चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारा संस्कार हो, जब बच्चों को बड़ों के पांव छूने में शर्म आने लगे, वो ये देखें कि हमें कहाँ पर छूने और कहाँ पे नहीं छूने हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये समाज रसातल में जा रहा है। भाषा के साथ भी यही हो रहा है कि जो लोगों ने नहीं किया उनकी भाषाएं पुष्ट है। आप बंगाल में पुष्ट है, वहां पे दक्षिण भारत में जाइए, आप ज्यादातर भाषाएं पुष्ट है। वहां पे टैक्सी ड्राइवर भी आपसे अपनी भाषा बोलेगा जब तक उसे ये नहीं भान हो जाएगा कि ये अगला बंदा हमारी बात को नहीं समझ रहा है। तो इसके लिए सबसे, चूंकि बच्चा माँ की गोद में पलता है, अगर माँ ये कह रही है कि बेटा ये तुम्हारी आजी है, ये आजूबा है, नाना नानी को या दादा दादी को, तो बच्चा उन्हें ताउम्र आजी बोलेगा। लेकिन अगर माँ कहेगी शी इज योर ग्रैंड मदर, तो वो कहेगा ग्रैंड माँ। तो फिर वो जब माँ को सिखाना है या खाने को, जब वो जो भी खाने की थाली की जो वैरायटीज हैं, माँ कहेगी बेटा ये चीज तुम्हें इसमें डालें, उसने सब्जी का, हमने सब्जी सीख लिया है ना, उसने करी का, हमने करी सीख लिया, उसने कढ़ी का, हमने कढ़ी सीख लिया। तो ये जिम्मेदारी दिखावे की ना हो करके या थोपने वाली ना हो करके एक चॉइस तो रखी जा सकती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो क्या आप माने कि जो मातृभाषा विलुप्त हो रही है, बहुत सी बोलियां विलुप्त हो रही है, उसका कारण हमारी माताएं हैं? ज्यादा जिम्मेदारी स्त्रियों की है, क्योंकि बच्चा उनकी संतति जो है उसकी गोद में पलता है। ठीक बात। और ये आप मान के चलिए कि समाज का जो सांस्कृतिक उत्थान है वो उसकी बहुत बड़ी बागडोर स्त्रियों के हाथ में होती है। आप इस बात को कोई स्त्री कहे या मेरी आलोचना करे, लेकिन मैं इसको डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि सांस्कृतिक विकास जो है उसका का 80% दायित्व औरतों के, स्त्रियों के हाथ में है। हमारी माँ भी जो त्योहार हमसे काटती रही, यहाँ तक कि लड़कियों के कई बार ससुराल में झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि मेरी माँ तो ये कहती थी। वो सास को अपनाने में देर करती है और माँ को छोड़ने में उसको देर लगती है, ये विवाद का कारण बन जाता है। तो माँ हमारे रगों में बहते खून का एक हिस्सा होती है, वो चाहे भाषा हो, चाहे पहनावा हो, चाहे तौर तरीका हो। ठीक। डॉक्टर रेणु, देखिए जैसा कि कमल जी ने कहा, एक बिंदु बड़ा उभरता है जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, महीनों मतलब होता है या साल, तो वो तो माता हिंदी बोलती है तो सीख लेता है, जहां पर और भाषाएं होती वो सीख लेते। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाए, तो 2 साल 3 साल का, तब उस पर अंग्रेजी वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है
कि ऐसी स्थिति में बच्चा न घर का रहता है, न घाट का रहता है, न वो अपनी मातृभाषा से पुष्ट हो पाता है और न ही अंग्रेजी या जो भी भाषा है उनसे। और वो यही कारण है कि आज जो है स्थितियां जो हैं कैरियर को लेकर के विषम होती जा रही हैं। हाँ, मैं जो आपने कहा ये परिदृश्य पूरे हमारे देश में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माँ की जो एक जिम्मेदारी है वो तो उसे पूरी ही करनी होगी। हालांकि कैरियर के लिए माता पिता ही उसको मतलब समय से पहले ही, बल्कि मैंने देखा है 9-10 से ही बच्चे को कहा जाने लगता है कि नहीं तुम्हें फलानी दिशा में जाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। और लेकिन फिर भी घर के जो संस्कार हैं अगर वो उससे मजबूती दे दी जाए तो मुझे लगता है कि भाषा के तौर पे तो वो उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करे जिससे कि उसका कैरियर बने। लेकिन वास्तव में जो उसके अपने संस्कार हैं, जो उसे एक माँ देगी, जो उसको एक घर में जो उसको दादी बुआ और नानी वगैरह देती हैं, तो वो उसके बहुत मजबूती से चलने चाहिए। लेकिन ये देख रहे हैं कि चूंकि पाश्चात्य सभ्यता और उसका प्रभाव हमारे संस्कृति और सभ्यता पर हावी हो रहा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी भाषा को सीखना चाहते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उसका एक कारण ये भी मैं देख रही हूँ कि महिलाओं को जो बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिली है, तो उसके कारण जैसे पहले क्या होता था, मैंने कभी नहीं देखा कि किटी पार्टियां होती थी और लोग बाहर और मतलब दोस्त यारों के साथ मिल करके अपना समय बच्चों को घर में छोड़ करके, एक तो उनके पास समय वैसे भी कम है क्योंकि अध्ययन का जो स्तर है वो पहले से इतना ज्यादा जिसको कहा जाए कि प्रतियोगिताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, स्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बच्चे का जो एक मानसिक संतुलन है वो ही बिगड़ने लगा कि मैं क्या क्या पढ़ूं, कैसे करूं। और उसके बाद अगर माँ घर में समय नहीं देगी तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हम अपने घर में पूरा समय दें, उसके बाद फिर हम बाहर के उसमें। बहुत अच्छी बात है। माए, आप तो कई देशों में गई हैं, अभी आप लंदन का जिक्र कर रही थी। ये जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, इसका मूल कारण आप क्या मानती हैं, जिसके लिए आज यूनेस्को भी चिंतित है और उसने अपनी थीम दी है बहुभाषी और शिक्षा, और साथ में ये भी कहा शिक्षा के बदलाव की आवश्यकता। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, 43% भाषाएं जो है विलुप्त हो चुकी हैं, क्या कारण आप मानते हैं इसका मुख्य? भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं वही है कि हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति ने जो हमला किया हुआ है, जैसे साइबर हमले होते हैं उसी तरह ये भी एक हमला है। हर घर में बच्चों को, बच्चियों को एक इसका अटैक सा पड़ा हुआ है कि मैं बिल्कुल अपने आप को एक इस तरह से प्रस्तुत करूं कि अलग लगूं समाज में, और इसका दायित्व माँ बाप ने मुझे लगता है कुछ कम कर दिया है। कुछ चीजें बच्चों के ऊपर छोड़ दी हैं कि उन्हें अपने लिए क्या फैसले करने हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। उससे जैसा कि रेणु जी ने कहा कि समय नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, तो वो समय ना देने की वजह से उन्हें ये नहीं लग रहा है कि ये हमारी अपनी भाषा है। उन्हें बाहर की जो भाषाएं, आज बच्चे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी भाषाएं यहाँ बैठकर हिंदुस्तान में सीख रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं की संख्या आप देखें बढ़ती ही चली जा रही है। आगरा का केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए, वहां पर कितने आपको विदेशी छात्र छात्राएं मिलेंगे। तो क्या ये हमारी भाषा की कमी समझी जाए कि ये हमारी भाषा कहीं पर अपना एक स्थापित जमाए हुए है। दूसरी बात ये कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई तो वहां पर प्राइमरी में इन्होंने अपना जो है गुरुकुल एकेडमी खोल रखी है, एक इंदु बरोज जी हैं, तो यानी कि वो वहां पर रहकर अपनी भाषा को संरक्षित कर रही हैं। तो ये संरक्षण कहाँ से आया, ये इनके मन में ये चीज कहाँ से उपजी? उन्हें लग रहा है ना कि हम अपनी इस संस्कृति में, इस सभ्यता में, अंग्रेजियत में आए हैं तो हमारे बच्चे हिंदुस्तान की जमीन से, हिंदुस्तान की संस्कृति से और देश प्रेम से कहीं दूर ना हो। तो ये बीड़ा उन्होंने उठाया। इसी तरह के संस्कार जब हम अपने घर से देंगे तो बहुत भाषाएं जो विलुप्त हो चुकी हैं उसकी तो बात नहीं करती, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है हमें उसको बचाने के लिए कवायद करनी चाहिए और अपना जो भी अच्छे से अच्छा दे सकते हैं वो समाज को देना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर हिंदुस्तान की पहचान मिटाने जैसा हो गया। ठीक बात है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है।
डॉक्टर कमल, हमें जरा ये बताइए कि मातृभाषा दिवस जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनाया गया, और उद्देश्य यही कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, क्या उस उद्देश्य से हम कोसों पीछे हैं, बल्कि पीछे होते ही जा रहे हैं? ये सही बात है? हाँ, कुछ हद तक सही है डॉक्टर साहब, पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी अमेरिका गई थी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने मुझे बुलाया था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो कार्यक्रम हुए तो वहाँ पर स्त्रियों ने पूरा हॉल खचाखच भरा था, और औरतों ने बनारसी, कांजीवरम इस तरह के परिधान पहने हुए थे जिसमें पूरी भारतीयता की झलक थी। और जो उन्होंने एक नृत्य नाटिका कराई थी वो भारतेंदु युग से लेकर के और मोहन राकेश तक आकर के आधुनिक काल तक आ गए थे वो, और इतनी बढ़िया थी वो। और जैसे यहाँ पर छपने वाली किताबों का जब मैंने लोगों से चर्चा हुई तो मुझे लगा वो हमसे पहले अपडेट हैं। तो जब, और दूसरा ये IHA में जो मेरा प्रपत्र था जो मुझे पढ़ना था कि जो नई पौध है उनमें कैसे हम हिंदी को विकास कराएं। हिंदी, इसलिए मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, मातृभाषा दिवस पे हिंदी की बात नहीं है ज्यादा, लेकिन भारत की पहचान अपनी एक हिंदी है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की पहचान है। तो ये हुआ कि का से कबूतर की जगह का से कंप्यूटर पढ़ाया जाए। जिन चीजों से बच्चों की आत्मीयता है और उसकी समरसता है, उन चीजों को, उन अक्षरों से उसको पढ़ाया जाए, वर्णमाला को उस तरह से सिखाया जाए। तो उनमें अब ये भूख है। वहाँ की जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक, अपने जो उनके पौत्र प्रपौत्र वगैरह है, उनके लिए वो परेशान है कि अगर ये किससे कोई आने वाले कल में पूछेगा कि ये कहाँ का है, तो ये कैसे सिद्ध करेगा? केवल आधार कार्ड या आपका पहचान पत्र या ID आपकी सिद्धि नहीं देता है कि आप कहाँ के हो। आपका वीजा, और यही नहीं, आपका जो तौर तरीका है जीवन जीने का, आपकी थाली बताती है आप कहाँ के हो, आपकी जुबान बताती है आप कहाँ के हो, आपका वेशभूषा बताती है। मैं टाइम स्क्वायर में खड़ी हुई थी, मैंने सूट पहना हुआ था, तो एक लेडी बोलती, ओह इट्स ब्यूटीफुल एंड यू आर फ्रॉम इंडिया। तो मेरे सूट ने बता दिया था उसको कि मैं भारत से हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे व्यक्तित्व में जो ये मातृभाषा की बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो दिखावे की प्रवृत्ति है ये नुकसान कर रही है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन कदम जो उठा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। कई बार दबाव में भी आदमी कुछ काम कर लेता है, मगर इसके लिए सामाजिक जागरूकता और अपने प्रति लगाओ, अपनी संस्कृति के प्रति लगाओ, अपने संस्कारों के प्रति लगाओ, बहुत जरूरी है। मैं तो आजकल देख रही हूँ कि शादियों को भी लोग इवेंट की तरह करने लगे हैं। शादियां, बताइए, एक इतना पवित्र संस्कार है कि हम लोग क्या, पहले दुल्हन का अपना एक लाल रंग का वस्त्र था, इस तरह के 16 श्रृंगार थे, अब वो लड़कियां और जिस तरह का देखते, तो वो मुझे एक बड़ा अजीब सा, मैं जाती आती जरूर हूँ लेकिन मुझे पता नहीं वो जो खूबसूरती थी कि वो जो छुप के और ओट से लड़की अपने आते हुए दूल्हे को देखती थी, या जो एक उसकी जो जिस तरह से वो सज धज के आती थी, लोगों में जो जिज्ञासा होती थी बहू देखने की, तो वो जो चीजें थी, या उनकी जो परिधान होते थे, वेशभूषा होती थी लड़कियों की, तो वो जो एक अट्रैक्ट करती थी ना, जो हमारे अंदर एक खुशी उत्साह भरती थी। अब क्या ऐसा लगता है सब कुछ तो जाना पहचाना सब देखा, हमारी जिंदगी की उस खुशी को छीन लिया इस दिखावे ने। यही भाषाओं के साथ है, यही भाषाओं के साथ है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रपंचना या जो सबसे ज्यादा दिखावा जिसकी आप बार बार चर्चा कर रही हैं, वो हिंदी भाषा में ज्यादा है बशर्ते अन्य भाषाओं के? देखिए क्या है, हाँ ये है कि हिंदी की गति ज्यादा है, हिंदी बोलने वाले जो हिंदी भाषी हैं उनकी गति ज्यादा है दूसरी भाषा को, विदेशी भाषाओं को अपनाने की। ठीक बात। जिनकी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, या तो विवशता में बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दक्षिण भारत में भी लोग अपनी भाषाओं के प्रति जागरूक हैं, और इधर बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। वहाँ पे जब कोई गुजरात का नेता जाता है तो वो पब्लिक को गुजराती में भाषण देने को प्राथमिकता देता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे हृदय की जो भाषा है, जो मेरी बात है, उसको ये अपनी भाषा में ज्यादा समझ सकेगा। ठीक बात है। तो ये चीज हिंदी वाले लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों इतना आवरण ओढ़ रहे हैं, जबकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी कहीं अधिक है। जी डॉक्टर रेणु, अगर आप ये बताना चाहें, वैसे तो वो चर्चा में आ चुका है कि भाषाएं क्यों विलुप्त हो रही हैं, अगर एक पॉइंट आप बताना चाहें तो बताइए। और दूसरी साथ में ये भी हम चाहते हैं कि जो
थीम आई है बहुभाषी शिक्षा, इसे आप कितना उपयोगी मानती हैं? और बहुभाषी शिक्षा का मतलब क्या है? मातृभाषा के साथ में विदेशी भाषा हो, अंग्रेजी हो, जर्मनी हो, जैसा कि एक प्रचलन चल रहा है फ्रेंच की हो, या फिर अपने आई जो प्रांतीय भाषाएं हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, भोजपुरी है, इन भाषाओं को आप क्या मानती हैं? भाषा वही जिंदा रहती है जी। क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से जिसका इस्तेमाल होता है और जिसमें जितनी अधिक बोलने वालों की या संपर्क करने वालों की जो संख्या होती है, उसी के आधार पर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। और हिंदी तो अपने विश्व में तीसरे स्तर की भाषा है। हिंदी सभी लोग जानते, बोलते, पढ़ते हैं। मैं देखती हूँ कि कोई भी बात होती है तो जैसे पता है सबको कि भाई हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात उन्हें लगता है हिंदी में इसका समाधान होगा, सब लोग पूछने चले आते हैं। तो इसमें चूंकि विस्तार है, इसलिए इसको ये कहा जाता है कि सारी गड़बड़ियां इसी में हो रही हैं। और भाषा के लुप्त होने का, जो बहुत सारी भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, उनका कारण भी यही है कि भाई ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं है और हिंदी से ज्यादा उनका संपर्क हो रहा है, क्योंकि देशव्यापी है ये। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी मातृभाषा है, जैसे हिंदी को भी समृद्ध करने के लिए जो हमारे देश की जो 22 भाषाएं, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, तो उन सबको समृद्ध करना बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा सा इस बात से अलग विचार रखती हूँ कि हिंदी दिनों दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। मैं पत्रिकाओं की बात करूं, पत्रिकाएं बहुत ज्यादा छपने लगी हैं। जो टीवी पे हमारे सीरियल आते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इंटरनेट, ये आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें मैं देख रही हूं कि हिंदी की बात ज्यादा हो रही है। और दूसरा यह है कि निश्चित रूप से हिंदी को बढ़ाने के लिए या अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हम और किसी विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करें या ना करें। हालांकि वहां वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें रोजगार से जुड़ना है। हमें अगर मान लीजिए विदेश जाना है तो कोई ना कोई भाषा हमें सीखनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारी अपनी मातृभाषा है और जो हमारे देश में जो जहां से हम जुड़े हुए हैं, जिस स्थान से, बोली भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम हम आपस में जब बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जब भी कभी कहीं जाते हैं, विशेष रूप से गुजरात में, तो लोग उन्हें भूल ना जाएं कि वो कहते हैं कि मैं भले ही देश का प्रधानमंत्री हूँ पर सबसे पहले मैं गुजराती हूँ। तो वहां जाके वो गुजरात में ही गुजराती भाषा में ही बात करते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि समाज तो इसके लिए जिम्मेदार होता ही है, लेकिन अगर शासन प्रशासन भी इसमें अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो कि जैसा कि आजकल मैं देख रही हूँ, प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर के हिंदी में बात करते हैं, उसका ट्रांसलेशन होता जाता है। तो इसके लिए ये एक तरह का संदेश है कि आप भी प्रयास करिए और हमारी तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये तो जरूरी है कि हर महिला को, हर भारतवासी को इसके लिए प्रयास करने होंगे। और हिंदी को या मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपने संस्कारों को और अपने आसपास की जो जहां के हम हैं उस बोली में बातचीत करना, उसको जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रेणु की बात में एक बात मैं कहूँगी बिल्कुल कि जो हिंदी भाषी है, जिनको सिर्फ हिंदी आती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी तो हिंदी तो हमारे हम उसको राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा के लिए कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और बननी चाहिए। लेकिन जो हिंदी बोलने वाले हैं, जब दूसरी किसी भाषा की बात होती है तो वो किसी विदेशी भाषा की तरफ जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो अपने देश की किसी एक भाषा से और जुड़ सकते हैं। ये तो सच बात है कि देखिए, जिस तरह से हमारी राष्ट्रभाषा को हम दर्जा दिलाना चाहते हैं, ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व को संपर्क सूत्र में बांधे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो अंग्रेजी भाषा है। इसलिए अगर हमें वैश्वीकरण के साथ चलना है, विश्व स्तर पर हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन खाली हिंदी जानने वालों के अंदर अगर ये कॉम्प्लेक्स है कि वो केवल अंग्रेजी सीख करके विश्वव्यापी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो दूसरी एक भाषा और सीख सकते हैं। और यदि हमारा शासन प्रशासन, हमारी शिक्षा व्यवस्था यदि इन प्रांतीय भाषाओं को या जो और बच्चों की मातृभाषाएं हो सकती हैं उनसे जोड़ देते हैं, कोर्स में ले आते हैं, तो ये सुविधा हिंदी भाषियों को भी मिल जाएगी कि वो मलयालम सीखना चाहते हैं या बंगला सीखना चाहते हैं, विद्यालय स्तर पर उनके पास एक सुविधा हो जाएगी। तो इन भाषाओं का बहुत भला होगा, इससे जुड़ाव भी हो जाएगा। और ये तो सच बात है कि जिसको जितनी भाषाएं आती हैं उसकी बौद्धिक और उसका सांस्कृतिक विकास उतना ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो दूसरी भाषाओं से जुड़ना चाहते हैं मगर उनके पास साधन नहीं है।
जैसे मैं ही गुरुमुखी सीखना चाहती थी, मैं पंजाब गई तो फिर मेरी एक दोस्त थी यहाँ पर, लेखिका थी, उन्होंने मुझे एक रुपए की किताब आती है तो उन्होंने कहा कि इसकी लिपि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2-4 शब्द पहचान लोगी, मात्राओं की व्यवस्था भी वैसी है। तो अब इतनी मुझे सुविधा है कि मैं कहीं पे होर्डिंग्स या ये बोर्ड लगे होते हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ उन्हें। अगर मैं पंजाब जाऊं तो मैं होर्डिंग्स में पढ़ करके ये समझ सकती हूँ कि ये कौन सा स्थान है। तो इतना भी यदि लोगों को आ जाए इन भाषाओं का, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश में जितनी भी मातृभाषाएं हैं, जिनको हम प्रांतीय भाषाएं भी कह सकते हैं, वो सब जिंदा रह सकती हैं और उनका विकास हो सकता है। वो विलुप्त होने से बच जाएंगी, क्योंकि पीढ़ी को हमें, जैसे हमारी, मैं आपको बताऊं कि बंगाली फ्रेंड मेरी जो है वो बंगला साहित्य मंगाती है घर में, बंगला की कॉमिक्स मंगाती है अपने बच्चों को। महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र मराठी में मंगाती है। तो अगर इस रूप में हम उनका विकास करेंगे अपनी संतति का, तो निश्चित रूप से इन भाषाओं पे कोई खतरा नहीं है और अभी भी वक्त बीता नहीं है। अगर आज से भी हम जाग जाएं तो ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर माही, ये जैसे कि आपने भी देखा विदेशों में भी हिंदी बढ़ रही है, अभी रेणु जी ने बड़ा दावा किया कि हिंदी का तो विस्तार है खुद। तो अगर मातृभाषा के रूप में देखा जाए तो हिंदी को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं को जरूर खतरा है, जैसे कि मलयालम की बात हुई या अन्य भाषाओं की बात, उनको जरूर खतरा है, उनको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए। आप इससे क्या सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कमल मैम की बात से सहमत हूँ कि जो और भाषाएं सीखना चाहते हैं उससे बौद्धिक विकास ही होता है और एक पर्सनालिटी निकल कर आती है। लेकिन मैंने देखा था विद्यालयों में जब वैकल्पिक विषय के चुनाव का समय आता था, तो माएँ फोर्स करती थी कि आपकी कि मतलब बच्चों का 10 बच्चे हो गए, 20 हो गए, अगर किसी बच्चे को नहीं लेते हैं तो वो कहती नहीं मैम फ्रेंच में, अरे मैम स्पेनिश में ले लीजिए, मैम जर्मन में ले लीजिए, संस्कृत में अगर बोलो कि अभी जगह खाली है, आप अपने बच्चे को संस्कृत में ट्रांसफर करें, तो वो मना कर देती कि नहीं संस्कृत नहीं मैम, क्या करेगा। तो क्या आज IAS PCS या कोई प्रशासनिक सेवाओं में सेवाएं देने वाले जो अधिकारी हैं हिंदी माध्यम से होकर नहीं आए हैं? तो ये चीजें जो हैं बहुत गलत संदेश देती हैं। और भी जो अदर भाषाएं हैं उनको भी जोड़ना चाहिए अगर हमारे करिकुलम से, सिलेबस से, तो वो हमें फायदा ही देंगी, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि हम लोग जर्मनी, स्पेनिश और फ्रेंच की भाषा करते हैं, और एक समय था हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी उसमें त्रिभाषा फार्मूला चलता था। जी, पहले जी, आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्रिभाषा फार्मूला में क्या है, हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली, और फिर बाद में संस्कृत ले ली। एक संस्कृत का उस समय भाषा का अलग से होता था, हम लोगों ने इसी तरह से पढ़ा। वही जो त्रिभाषा फार्मूला। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, बल्कि वो भी सब डगमगा गए। क्या रेणु जी ये बताइए कि शिक्षा के का जो है बदलने की जरूरत है, शिक्षा को ये अपनी मातृभाषा सुरक्षित रहे या अन्य भाषाएं सुरक्षित रहे, अब विलुप्त ना होने पावे, तो क्या करना क्या चाहिए? क्या उनमें बदलाव की जरूरत है? हाँ, मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत है। और जो चीजें बदलती हैं, परिवर्तन कहते हैं कि दुनिया का सत्य भी है, और उससे आदमी 4 कदम और आगे जाता है। तो जैसे कि मैं नई शिक्षा नीति की बात करना चाहूंगी कि उसमें कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी गई हैं। उसके पूरे प्रारूप को बदल दिया गया है। एक तो संस्कृत को भी बढ़ावा मिला है, दूसरा ये है कि चाहे साइंस का, विज्ञान का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, जैसे उसे एक दूसरी फैकल्टी से एक विषय पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये कदम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत अच्छा है कि पहले बहुत संकुचित विचारधारा और संकुचित पढ़ाई होती थी कि भाई तुमने कॉमर्स पढ़ लिया तो तुम अब हिंदी तुम नहीं जानते हो, तुम ये कला वाले विषय तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अब बच्चा स्वतंत्र है, और मुझे लगता है कि दबाव अगर खत्म कर दिया जाए तो विकास बहुत तेजी से होता है। तो ये जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो एक तरीके की मुहिम चलाई है सरकार ने, ये बहुत अच्छी है। बस खराबियां क्या है कि अभी चीजों को धीरे धीरे करके लागू करना चाहिए, और अगर एकदम से चीजें जब लागू कर दी जाएंगी तो बच्चे भी भ्रमित हो जाएंगे और शिक्षक तो भ्रमित होगा ही। तो मैं इस चीज की थोड़ी सी कमी देख रही हूँ। ओरिएंटेशन कोर्सेज वगैरह कराने चाहिए। तो ये चीज है। तो ये मुझे लगता है कि अब ये जो माध्यम अपनाया गया है नई शिक्षा नीति में, थोड़ा शुरुआत में कठिनाई आ रही है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे दूरगामी। निश्चित रूप से। डॉक्टर कमल, क्या आप भी महसूस करती हैं कि शिक्षा को बदलने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो एक नई शिक्षा नीति आई है? हालांकि उसको लेकर के भी बड़ा विवाद है। अभी मैं देख रहा था डिग्री कॉलेजेस के कुछ शिक्षक कह रहे थे कि नहीं ये गलत है,
मेरा आपसे कहना है कि क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि हमारी मातृभाषा भी पुष्ट रहे और जो अन्य भाषाएं विलुप्त हो रही है वो भी विलुप्त ना रहे, उनका भी संरक्षण हो? क्या करना चाहिए? देखिए, भाषा के स्तर की जहाँ पे बात है, आज अगर हम भाषा की सिर्फ बात कर रहे हैं तो मातृभाषा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाषाएं बड़ी मेहनत के बाद विकसित हुई हैं। कोई भी भाषा, उनके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है, तब आकर के उन्होंने अपना एक स्वरूप पाया है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा और ज्ञान दोनों में, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, मैं उतनी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इनमें दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षा जो है वो सीधे सीधे हमें इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से जोड़ती है, और चूंकि जब समाज बदलता है, वक्त बदलता है, आविष्कार बदलते हैं, दुनिया बदल रही है, तो सूचनाओं का स्तर भी बदलेगा, और जब सूचनाओं का स्तर बदलेगा तो हमें शिक्षा में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो चीजें हम आज बच्चों को, कल तक हम लोग का एक साइफन पढ़ा देते थे, एक वो साइकिल पंप पढ़ा देते थे साइंस में, अब आज की साइंस तो बिल्कुल अलग है। आज तो हमें उन्हें और ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना पड़ेगा, है ना, या बच्चों को आज जिस तरह लड़कियां बाहर निकल रही हैं, उन्हें अपने शरीर की सुरक्षा कैसे हमें बताना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि वक्त के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए तो मैं बधाई देती हूँ अगर सरकार ये काम कर रही है। लेकिन जहां तक भाषा की बात है तो भाषा को भी यदि शिक्षा के हमारे स्तर पे, मैंने आपसे क्या कहा, अगर 60 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, तो हम कोई भाषा थोप नहीं सकते उनके ऊपर, फिर तो वही तकलीफ आ जाएगी। लेकिन बच्चों के सामने एक चयन का विकल्प होना चाहिए कि वो किस भाषा से जुड़ना चाहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन मैं उसे राष्ट्रभाषा मानती हूँ, क्योंकि वही हमारी एक पहचान है, हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त ग्लोबलाइजेशन पे बच्चे का विकास ना रुके, इसके लिए वैश्वीकरण के हिसाब से अंग्रेजी उसको आनी चाहिए, मगर एक तीसरी भाषा के रूप में उसको ये जरूर उसके पास एक विकल्प होना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा सीखता है या संस्कृत सीखता है। संस्कृत में इसलिए आपसे, क्योंकि मातृभाषा जो है वो हमारी एक बोलचाल की भाषा में लोगों के शामिल है। आप दक्षिण भारत जाइए, मलयालम बोलचाल की भाषा में, संस्कृत हर आदमी नहीं बोल रहा है। संस्कृत हमारे संस्कारों की भाषा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों की भाषा है, वो आनी चाहिए। बच्चे उसको भी पढ़ रहे हैं, उनका भी विकल्प होना चाहिए, जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ें, लेकिन एक मातृभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में, माँ की भाषा के रूप में बच्चे के पास कम से कम एक भाषा का ज्ञान विद्यालय स्तर पर होना चाहिए, जिसके लिए उसकी बाध्यता हो उसको सीखना, ताकि वो उसमें उसको नष्ट होने से बचा सके। और बाकी मैं नई शिक्षा नीति में मुझे कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती है, क्योंकि समय के साथ साथ शिक्षा पद्धति में, आप सोचिए हम लोगों को तकलीफ से सूत काटना सिखाया जाता था जब हम पढ़ते थे, पट्टी घोटना सिखाया जाता था। अब हम अभी पट्टी घोटने लगे, लोग कहेंगे पागल हो गई है। अभी हम तकलीफ से सूत काट, क्योंकि इतनी मशीनें आ गई हैं, है ना, पावर लूम तक तो गायब हो गए हैं। तो आप ये सोचिए कि जब हमने इतनी तक टेक्निकली इतने विकास कर लिया है, तो हम उन चीजों के पीछे नहीं जा सकते। लेकिन भाषा चूंकि हमारे संस्कारों से जुड़ी है, इसलिए भाषाओं की सुरक्षा हमारी जड़ों को बचाती है, हमारे संस्कारों को बचाती है, हमारी आस्थाओं को बचाती है, हमारे विश्वास को बचाती है, और हमें एक अलौकिक संसार तक की सुख देने की शक्ति रखती है। हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए हमारी भाषाएं कहीं ना कहीं हमें ताकत देती हैं। डॉक्टर माहे, आपको भी लगता है कि कुछ जो शिक्षा में बदलाव ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि भाषाएं पुष्ट हो? और कहीं कहीं आपको एक लाइन ये भी पूछ रहा हूँ, कहीं आपको नहीं लगता है कि सब कुछ भाषाएं चल सकती है, लेकिन अगर राजनीति पीछे हो जाए, ये भाषा थोपी जा रही, वो भाषा थोपी जा रही है, ये नहीं करेंगे, ये जो सब चलता है, इसका भी कारण आप मानती है? देखिए, समय समय पर बदलाव तो होते रहते हैं और बदलाव जरूरी भी हैं, लेकिन किसी भाषा के लिए किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता है। थोपा नहीं जा सकता है। और जो हमारी अपनी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जो माँ की गोद से शुरू होती है, गूं गां से, अम्मा से, अप्पा से, वो भाषा अपनी हमें संरक्षित रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए दूसरी भाषाओं के प्रति, रोजगार के लिए जरूर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमारी भाषा में आज रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हमको हमारी अपनी इसी भाषा में, हमारी मातृभाषा में, यहाँ से लेके अमेरिका तक रोजगार मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसका एक्सक्यूज रख दूं कि मुझे सिखाना मजबूरी हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि आगे बौद्धिक विकास के लिए, समाज में एक पहचान के लिए, एक थोड़ा सा बच्चे को अपना डिफरेंट फील कराने के लिए मैम और भाषाएं सीखी जा सकती हैं, लेकिन अपनी भाषा से जुड़ाव को कभी भी हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं। और आप ये भी मानते हैं कि भाषा को राजनीति से दूर रखना चाहिए?
भाषा का तो कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी भाषा है। आपने अगर राजनीति की बात- राजनीति मतलब, हाँ। नहीं, हाँ, इसके- नहीं तो राजनीति से तो दूर रहना ही चाहिए बिल्कुल, भाषा को। और बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें एक बात कहूंगी, हाँ, मैं इसमें बोलिए। एक बात ये कहूंगी हाँ, हाँ। कि जो राजनीति है, राजनीति मतलब राज्य की नीतियां बनाना। हाँ, हाँ। तो कभी कभी कुछ भाषाओं, कुछ चीजों को राज्य का देखना संरक्षण पड़ेगा। मिलना हाँ। जरूरी हो जाता हाँ, है। ठीक बात है, उसका बहुत एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि राजनीति में अगर ये नीति बना दी जाती है कि नहीं, एक विद्यालयों में इस तरह की एक सुविधा हो और ये जरूरी कर दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट पालन विद्यालय हो, करना चाहे ही वो होता सरकारी है। हो, तो वो एक तरह का कहीं ना कहीं एक सुविधा मिलती है, जो कई बार हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। अच्छा, रही बात भाषा की, मातृभाषा की बात, आज जितना राजस्थानी मारवाड़ी निकला, गुजराती जितना व्यापारी निकला, क्या उसने अपनी संस्कृति छोड़ दी? क्या वो अपनी मातृभाषा को लेके नहीं निकला? मगर उसने अपनी मातृभाषा से भी पकड़ा रहा, चिपटा रहा, अपने कुल देवताओं से चिपका रहा, अपने देवी देवताओं, अपनी संस्कृति को मानता रहा, और बाहर आकर उसने उन भाषाओं को सीखा और एक बड़ा व्यापार का अंबार खड़ा कर लिया, है ना? तो बात इसकी नहीं है, ये तो हमारे अपने हाथ में है। मतलब सकारात्मकता की होगा। सकारात्मकता की। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपनी हिंदी से जुड़े, हम अपनी मातृभाषा से जुड़े, और हम पूरे विश्व में जाकर के अलग जगह सकते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो आपने हमारे बिल्कुल। पैर की बेड़ी नहीं है, बल्कि वो हमें विस्तार देने में ठीक, और चलिए। पंख लगाती है चलिए, हमारे। बिल्कुल। अब हम एक लाइन में क्वेश्चन अंत में आपसे जवाब लेंगे कि एक पॉइंट में जो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर रेड्डी, ये बताइए कि हमको अपनी मातृभाषा के संरक्षण, उसको और पुष्ट करने के लिए, उसे और समृद्धि प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए? एक पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो हमें आसपास चीजें दिखाई पड़ती हैं, हमें जो हमारी हीनता की जो एक भावना है उसको हटा करके हमें अपनी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, जहाँ के भी हम हैं, जिस भी संस्कार से, जिस भी स्थान से हम जुड़े हुए हैं, उस पर हमें गर्व करना सीखना होगा। और जो आसपास जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं छोटी शुरुआत हम करें, उन्हीं लोगों को हम शिक्षित करें और हम गर्व करें। और सबसे पहले हमें लगता है कि सारी जो भी हम सीखें, लेकिन अपनी जो हमारी मातृभाषा है हमारी, उसके उन चीजों को, उन संस्कारों को हम नहीं ना भूलें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कोई रोजगार कर रहे हैं तो हम अपने को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। उसको पकड़ के रखना है। और सबसे पहले तो जैसे मैं देखती हूँ कि हिंदी पढ़ाने वाले लोग भी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, तो ये सारी चीज अगर हम छोटे से शुरुआत करेंगे अपने कोई सुधार के, कि हमें हस्ताक्षर इसमें करना है, हमें सारी चीजें हिंदी में लिखनी है, अपनी जो हमारी मातृभाषा है उससे हम जुड़े और उसके लिए प्रयास करें, बहुत अच्छी गर्व बात करें है। उस पे। डॉक्टर माया, आपका क्या सूत्र है इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हाँ, मैंने हिंदी के बहाने ये सलीका सीखा। क्या बात है, क्या बहुत बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे हैं अपनी अपनी मातृभाषा में कुछ दो पंक्तियां सुना दो, सांसारिक चीजें क्या है। क्या बात है, क्या बात है। हमको कमल जी एक लाइन में आप भी बता दीजिए क्या करना चाहिए, फिर आप हमको जरा दो पंक्तियां भी सुना दीजिए। नहीं, करना यही चाहिए कि घर में मातृभाषा में हमारे पूजा पाठ, हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान है सब। अब जैसे हमारे यहाँ गणगौर पूजन होता है, जरूरी है, आज भी बहुएं बेटियां सब करती हैं। तो गणगौर का जो गीत है वो मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चों गोरे गणगौर माता खोल की बाड़ी, बाहर बिरोवा पूजन वाली, बाहर बिसोवा पूजन वाली, पूजो ये पूजाओ सखियों के फल मांगा, मांगा में अन्न धन लाचुर लिचमी, जलबल जाबुल बाबुल मांगा राता दे माए, कान कंवर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई, उच्चड़ो भेड़ोई मांगा चुड़ले वाली भेड़ा, फुचो कर फूफो मांगा मंडा पोड़ बुआ, लाल दुमालो चाचो मांगा बिंजारी सी चाची, ओडो को ओडो बिराजू घर आए। तो ये जो परिवार के लिए मांगा जा रहा है। और रेणु जी अब आपकी बारी है, आप सुना दीजिए। हाँ, मैं तो चूंकि भाई दिन रात हिंदी में ही डूबी रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक निर्गुण जो कि एक दो पंक्तियां सुनाना चाहेंगे। हाँ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। बहुत सुंदर। डॉक्टर माहे अब आपकी बारी है, सुना दे कुछ उर्दू में।
उर्दू में तो मैं नहीं अपनी आप अरे कहें तो जिसमें जहाँ पे आप जहाँ जो पे सुनाना सुना। चाहें सुनाइए। मैं आप- गंगोर का गीत ही हाँ सुना। जो सुना दीजिए जो। बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो ये सब हाँ। त्योहार और सही, अपनी हमें भाषा भी को हमें भी है। जी जी सुनाइए। उर्दू में तो मैं कुछ नहीं सुना चलो सकती आप सर। जो सुनाना चाहें फ्री हैं आप बिल्कुल। मैं कविता के माध्यम से जुड़ना हाँ, चाह रही हूँ। सुनिए। अपनी कविता है मेरी रग रग में बसी हिंदी। हाँ हाँ बहुत सुंदर बताइए। प्रचलित हैं अनगिनत भाषाएं, हिंदी मगर पहचान है। हिंदुस्तानी हर हृदय में हिंदी का सम्मान है। हिंदी भाषा संपर्क की है, पिरोती सबको एक सूत्र में। सूर तुलसी कबीर और मीरा सबकी वाणी की शान है। हिंदी माता हिंदी पिता है, हिंदी रोजी और रोटी। हिंदी राष्ट्र की भाषा है और हिंदी से राष्ट्र का उत्थान है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेनू, डॉक्टर माहे और डॉक्टर कमल, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज बहुत अच्छे ढंग से मातृभाषा पर अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी सकारात्मकता थी और बहुत ऐसा है कि अगर ऐसे प्रयास शुरू किए जाएं तो निश्चित रूप से एक नया आलोक मिलेगा मातृभाषा को, जिसकी आज बहुत जरूरत है। थीम आप कुछ भी बना लें, लेकिन जब तक हमारा और आपका व्यवहारिक जीवन मातृभाषा के संस्कारों से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही रोना रोते रहेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।